विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और अमेरिका लोगों की बेहतरी तथा शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे। भारत ने कनाडा से पर्याप्त सुरक्षा आश्वासन नहीं मिलने के कारण टोरंटो में काउंसलर कैंप रद्द किए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय नीति लाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सरकारी नौकरियों के भर्ती नियमों में बीच में किसी तरह का फेरबदल नहीं किया जा सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ संध्या अर्घ्य पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और अमेरिका की भागीदारी बहुआयामी तथा विशेष है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित श्री डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। श्री मोदी ने उनसे कहा है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक और रणनीतिक भागीदारी मजबूत करने के लिए तत्पर है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका लोगों की बेहतरी तथा शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे। India and the United States will work for the betterment of the people and to promote global peace and stability and prosperity. So we want to further strengthen our partnership and we look forward to it. श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक आर्थिक संबंध हैं और पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच लगभग 190 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ। कनाडा के टोरंटो में कुछ काउंसलर कैंप रद्द किए जाने पर श्री जायसवाल ने कहा कि कनाडा सरकार से पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिए जाने के कारण ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि ये कैंप भारतीय समुदाय के अनुरोध पर चलाए जाते हैं और समुदाय संगठनों की सुगमता के अनुरूप ऐसे कैंप आयोजित किए जाएंगे। ब्रैम्पटन में मंदिर पर हमले पर उन्होंने कहा कि भारत ने इन हमलों की निंदा की है और कनाडा सरकार से कानून के शासन को बनाए रखने का आह्वान किया है। We condemned the attack on the temple in Brampton and we also called upon the Canadian government to uphold rule of law and to bring to justice people who perpetrated the violence. बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू समुदाय पर हुए हमलों में श्री जायसवाल ने कहा कि हिंदू समुदाय की संपत्ति और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को वहां लूटा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार जल्द ही आतंकरोधी नीति लेकर आएगी। नई दिल्ली में आतंकरोधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। गृहमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के श्री मोदी के आह्वान की दुनिया भर में सराहना हुई है। ये 10 साल के अंदर मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई। श्री शाह ने कहा कि 2006 से 2013 की अवधि की तुलना में 2014 से 2021 के बीच आतंकी घटनाओं में 70% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमले और देश के खिलाफ आतंकवादियों की साजिश सीमा रहित तथा अदृश्य ढंग से रची जाती है। अब आतंकवाद का सामना जो हमें करना है वो समझकर चलिए, वो सीमाहीन और अदृश्य तरीके से आतंकवादी हमले और उनका षड्यंत्र हमारे खिलाफ खड़ा है। अगर इसका हमें सटीक सामना करना है तो उच्चतम टेक्नोलॉजी से हमारे युवा अफसरों को लैस करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसको भी हमने आने वाले दिनों में ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का निर्णय सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के आज 10 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि ये पहल उन योद्धाओं और भूतपूर्व सैनिकों के साहस तथा बलिदान को श्रद्धांजलि है जो राष्ट्र की रक्षा में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को संबोधित करेंगे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष उस सप्ताह में मनाया जाता है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आती है। इस वर्ष ये सप्ताह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनाया गया था। भारतीय सैन्य विरासत के वार्षिक महोत्सव का दूसरा संस्करण कल नई दिल्ली में शुरू होगा। 2 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में वैश्विक और भारतीय विचारक, निगम, निजी तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, विद्वान और शोधकर्ता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, सैन्य इतिहास तथा सैन्य विरासत पर विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अपनी उपलब्धियों तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपने योगदान को प्रदर्शित करते हुए एक फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित करेगा।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के निर्धारित नियमों में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चयन में नियम मनमाने नहीं होने चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से कहा कि सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा भेदभाव रहित नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि उम्मीदवारों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उच्चतम न्यायालय ने आज राष्ट्रीय कार्यबल की रिपोर्ट सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों तथा चिकित्सक संगठनों समेत अनेक पक्षों को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इस वर्ष अगस्त में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक डॉक्टर की हत्या तथा दुष्कर्म के बाद उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर केंद्र सरकार ने एक कार्यबल का गठन किया था। राष्ट्रीय कार्यबल ने चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और यौन प्रताड़ना से बचाव पर अपनी सिफारिश दी है। झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता चुनावी सभाएं कर रहे हैं। भाजपा की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड की जनता राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के कुशासन से नाखुश है। झारखंड में जिस तरह से राज्य की सरकार इंडी गठबंधन की सरकार है, लोग काफी त्रस्त है, लोग परेशान है। आज इस सरकार के द्वारा राज्य को बदनाम करने का काम किया, राज्य के लोगों को छलने का काम किया। तो अब आम जनता इस चुनाव का बीड़ा उठाई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो एक संकल्प है लोगों का कि फिर से एनडीए की सरकार हमें बनानी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना सोरेन ने खूंटी में जनसभा की। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में कई विकास परियोजनाएं पूरी हुई हैं। झारखंड में 2 चरणों में इस महीने की 13 और 20 तारीख को चुनाव होंगे। उधर महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। सभी राजनीतिक दल चुनाव अभियान के माध्यम से वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी किए जाने के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने आज मुंबई के तिलक भवन में अपनी अभियान समिति की बैठक के बाद अपने स्टार प्रचारकों की सूची की घोषणा की, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सिद्धारमैया, रेवंत रेड्डी शामिल है। पार्टी ने कहा कि ये सारे नेता 12 से 17 नवंबर के बीच राज्य भर में विभिन्न रैलियों में व्यक्तिगत रूप से अलग अलग प्रचार सभा करेंगे। उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ और यवतमाल जिलों में कई अन्य इलाकों में रैलियां की। वहीं शरद पवार ने नागपुर और गोंदिया जिलों के नागपुर, पूर्व, काटोल और तिरोदा में रैलियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। प्रार्थना के साथ देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र में इस महीने की 20 तारीख को 288 सीटों पर मतदान होगा। विधानसभा चुनाव श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की अमरावती सीट की। विदर्भ क्षेत्र में नागपुर के बाद अमरावती सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रभाग है। 3,74,000 से अधिक मतदाताओं वाले इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सुलभा खोड़के करती है, जो पहले कांग्रेस में थी, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद वह कांग्रेस से अलग हो गई और 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट सुरक्षित करने के लिए एनसीपी के अजित पवार गुट में शामिल हो गई। इस चुनाव में उनका सामना कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर सुनील देशमुख से होगा। डॉक्टर देशमुख पहले भी 2014 में बीजेपी में थे। वह 2021 में फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए, जब राज्य में महाविकास आघाड़ी का शासन था। लंबित बेलोरा हवाई अड्डा परियोजना, कपास और सोयाबीन की फसल की कीमतें जैसी कृषि मुद्दे इस क्षेत्र में चिंता का विषय है, जबकि इस निर्वाचन क्षेत्र में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क जैसी बड़ी परियोजनाएं भी विकास के चरण में हैं। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। महाराष्ट्र और झारखंड में मतगणना 23 नवंबर को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। श्रद्धालुओं ने आज शाम नदी के किनारे स्थित विभिन्न छठ घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। 4 दिन के इस पर्व का समापन कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में छठ महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छठ पूजा के तीसरे दिन बिहार के विभिन्न सूर्य मंदिरों में आज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को सांध्य अर्घ्य अर्पित किया। औरंगाबाद स्थित देव सूर्य मंदिर, नालंदा के ओंगारी धाम, पटना के ओलार्क और नवादा के हड़िया सूर्य मंदिर तथा अन्य प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने विशेष जलयान से विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया।
गंगा नदी के छठ घाटों पर महापर्व के दिव्य माहौल का साक्षी बनने के साथ दोनों ने लोगों को पर्व की शुभकामनाएं भी दी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी छठ के अवसर पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। छठ महापर्व के तीसरे दिन आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया। दिल्ली में श्रद्धालुओं के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में छठ घाटों का निर्माण किया गया है। घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विश्राम स्थल, शौचालय, हेल्प डेस्क सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर भक्तों के लिए अस्थायी तालाबों का निर्माण भी किया गया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में छठ समिति के आयोजक प्रभात त्रिपाठी ने बताया कि समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए रात्रि विश्राम की सुविधा के साथ साथ भोजन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। समिति के तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं, जैसे कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में कोई भी बाहर नदी में न जाए, उसके लिए हमने बैरिकेटिंग करके रखी है। आर्टिफिशियल घाट भी हमने बना रखे हैं। यहाँ पर आप टेंट में आप देखेंगे छोटे छोटे टेंट्स, ताकि उनको शीत न लगे। कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ पर्व का समापन होगा। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना करते हुए कहा कि छठ महापर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। भारतीय रेलवे त्योहार के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए कल से 164 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। अगले 3 दिन तक करीब 476 रेलगाड़ियों को चलाने की योजना है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में उत्तरी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हमारे जो प्रमुख स्टेशन है जहां लोग आएंगे, मुख्यतः आनंद विहार तथा नई दिल्ली, यहाँ पर पैसेंजर से ट्रेन से उतरने के बाद स्मूथ फ्लो के लिए विशेष बलों की, सुरक्षा बलों की, आरपीएफ कर्मियों की तथा रेल सेवकों की तैनाती की गई है तथा पूरी कोशिश है कि पैसेज क्लियर रहे और उनको हम नेविगेट कर पाए। हमारे वॉलंटियर्स और आरपीएफ स्टाफ जगह जगह तैनात रहेंगे जो लोगों की मदद करेंगे। इस बीच प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने आज नई दिल्ली में वायु गुणवत्ता पर जलवायु परिवर्तन के साथ सभी संबंधित पक्षों की बैठक बुलाई। इस बैठक में समग्र संसाधन प्रारूप विकसित करने पर विचार विमर्श किया गया। भारत और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कल रात 8:30 बजे डरबन में होगा। बाकी 3 मैच 10, 13 और 15 नवंबर को खेले जाएंगे। और किरण जॉर्ज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अंतिम 8 में उनका मुकाबला जापान के टी ओबायाशी से होगा। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने भारत स्काउट्स गाइड्स की हीरक जयंती पर आज नई दिल्ली में वॉकथन को हरी झंडी दिखाई। श्री गौतम ने भारत स्काउट्स गाइड्स के 65 लाख सदस्यों को 75 साल की यात्रा पूरी करने पर बधाई दी। वॉकथन के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि युवा सशक्त बने, नशे से दूर रहें और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए बेहतर खेल नीति बनाई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और अमेरिका लोगों की बेहतरी तथा शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। भारत ने कनाडा से पर्याप्त सुरक्षा आश्वासन नहीं मिलने के कारण टोरंटो में कंसुलर कैंप रद्द किए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय नीति लाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सरकारी नौकरियों के भर्ती नियमों में बीच में किसी तरह का फेरबदल नहीं किया जा सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ संध्या अर्घ्य पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।